हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एकेडमिया। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेक्स्ट पोर्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़रूरी चीज़ों को पढ़ लिया है। आर्ट फॉर्म्स को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। हम लोगों ने कालखंड उसका निर्धारण पढ़ लिया है। हम लोगों ने उसका एक्सपेंडेशन विस्तार भी पढ़ लिया है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहले में जो वीडियोस जा चुके हैं उनको देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोसाइटी को पढ़ेंगे। किसी भी सोसाइटी को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जैसे कि उस सोसाइटी का फैशन कैसा था, वो लोग कौन से प्ले खेलते, कौन से गेम्स खेलते थे, उनका सोसाइटी में इक्वालिटी था, इनइक्वालिटी था, कंडीशन वुमेन कैसा था। तो इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। किसी भी एरा के, वो आज का टाइम हो, मुग़ल एरा हो, एंशिएंट एरा के किसी भी कालखंड का हो, उस समय के बारे में, उसके सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हमें ज़्यादातर लिटरेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है, साहित्यिक स्रोतों पे डिपेंड रहना पड़ता है। चूँकि हम प्रोटो हिस्टोरिकल एरा में हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल एज में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमें यहाँ पे केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। इस रूप में हम मोटे तौर पे ही कह सकते हैं कि इस समय का सोसाइटी कैसा था, धर्म कैसा था। हम निष्कर्ष रूप में 100% नहीं कह सकते हैं कि ये था, ऐसा ही था। जैसे कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे एंशिएंट में ही, तो हम लोग देखेंगे जब पुराण काल, महाभारत काल रहेगा तो उसमें सती का साक्ष्य मिलेगा। जब महाभारत में सती की बातें होंगी, फिर आगे चल के एरन अभिलेख मिल जाएगा, उसमें सती प्रथा को एक पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी उसको मिल जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि हाँ, इस समय सती प्रथा चल रही थी। लेकिन अब भी कहने के लिए, ऐसा कोई धार्मिक सामाजिक चीज़ को कहने के लिए निष्कर्ष रूप में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास अभी कोई लिटरेचर का सोर्स नहीं है, कोई साहित्यिक सोर्स नहीं है। हमें केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब है प्रश्न ये उठता है कि सोसाइटी को जानने के लिए उन तमाम क्वेश्चन से, कंडीशन ऑफ वुमेन, इक्वालिटी, इन चीज़ों को जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो कितना मदद करता है। तो हम चलते हैं, इसको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देखते जाते हैं। कंडीशन ऑफ वुमेन। कंडीशन ऑफ वुमेन के लिए कह सकते हैं, जैसे हमने पहले क्लासेस में सील के बारे में पढ़ा था, मनका के बारे में पढ़ा था, बीड के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पॉटरी पढ़ा था, इन तमाम, हम लोगों ने मूर्ति पढ़ा था। इन तमाम चीज़ों में देखा गया था कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज़्यादा चित्रित किया गया है, स्त्रियों की मूर्ति ज़्यादा बनाया गया है, सील्स पे स्त्रियों को ज़्यादा दिखाया गया है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि स्त्री प्रधान समाज था। कंक्रीट रूप से अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी, परंतु आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस समय स्त्री प्रधान समाज था। किस आधार पे कह रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पे, क्योंकि स्त्रियों की मूर्ति ज़्यादा बनाई गई हैं, शीर्ष पे स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, तो अभी स्त्री प्रधान समाज था। हड़प्पा काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज स्त्री प्रधान समाज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वालिटी। हर समाज में सामाजिक दशा, सोशल कंडीशन, हर अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग अलग होता है। कोई अधिक संपन्न होते हैं, कोई कम संपन्न होते हैं। सामाजिक हैसियत भी किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है। तो कितना गैप जो होता है वो कितना ज़्यादा होता है, इस आधार पे हम उस समाज को पहचानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो गैप कितना बड़ा था, और उस गैप को बताने के लिए हमें क्या क्या हमारे पास सोर्स है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी थी, विषमता मूलक। विषमता मूलक समाज था। उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के तमाम जो साइट्स का मिले हैं, उन साइट्स में अपर टाउन और लोअर टाउन, दो टाउनों में विभाजित था। अपर टाउन जो था हमेशा ऊंचाई पे होता था, लोअर टाउन नीचे होता था। अपर टाउन ज़्यादा व्यवस्थित है, लोअर टाउन कम व्यवस्थित है। अपर टाउन को
फोर्टिफाई किया गया है, रक्षा दीवार से घेर दिया गया है। लोअर टाउन को खुला छोड़ दिया गया है, कुछ जगहों पे लोअर टाउन को भी घेरा गया है, अधिकांश लोअर टाउन को खुला छोड़ दिया गया है। अपर टाउन के जो कमरे हैं लोअर टाउन के कंपेयर करने पर वो ज़्यादा बड़े हैं, और ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक कमरे में 2 से 3 लोग ही रहते थे, जबकि लोअर टाउन पे 12-12 लोगों के रहने का भी साक्ष्य मिलता है। फिर देखते हैं कि अपर टाउन में जो आभूषण मिले हैं उनमें सोना, चांदी, शंख, तांबा, इन चीज़ों का आभूषण मिला है। वहीं लोअर टाउन में जो आभूषण मिले हैं वो कांसा, तांबा, इन चीज़ों का आभूषण मिला है। फिर हम देखते हैं कि अपर टाउन के जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, जबकि लोअर टाउन का दीवारें कच्ची ईंट का बना हुआ है। इन तमाम साक्ष्य पर गौर करने पर हमें पता चलता है कि जो अपर टाउन वाले लोग थे वो अधिक संपन्न थे, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति लोअर टाउन वाले से काफ़ी अधिक थी। दूसरी बात कि लोअर टाउन में पॉपुलेशन काफ़ी डेंस था, अपर टाउन में पॉपुलेशन उतना डेंस नहीं था। लोअर टाउन में ज़्यादा लोग बस रहे थे, अपर टाउन में कम लोग बस रहे थे। तो अधिकांश लोग कम जो अपर टाउन वाले थे उनसे काफ़ी चीज़ों में पिछड़े हुए थे। इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन उन लोगों का अपर टाउन वाले से कम था, उन लोगों का खराब कंडीशन था। तो इस रूप में हम नहीं कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोसाइटी इक्वालिटी पे बेस्ड था। वो इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी थी, विषमतामूलक सोसाइटी थी। कोई भी समाज पूरा समतामूलक समाज बनते जाता है। अभी तक समतामूलक समाज नहीं बना है। हम लोग एंशिएंट के और भी फर्स्ट सिविलाइजेशन से कितना ही उम्मीद कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी वाली समाज थी, विषमतामूलक समाज थी। सोसाइटी का एक एस्पेक्ट होता है मनोरंजन। हम लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं? हर सोसाइटी होता है कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए करता है, खुश होने के लिए, हॉबीज़ के रूप में कुछ करता है। तो फ्री टाइम में हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, अलग अलग तरह के गेम होता है। ये स्पोर्ट्स अभी आ गया है तो ये स्पोर्ट्स खेलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मनोरंजन प्रेमी थे, वो लोग खूब गेम खेलते थे। परंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंडोर गेम ज़्यादा खेलते थे। आउटडोर गेम का साक्ष्य नहीं मिला है। एक जूनी कुरान जो गुजरात में है, जूनी कुरान गुजरात में है, वहां से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। वहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है और कहीं से भी कोई भी आउटडोर गेम का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो लोग गेम्स में चेस खेलते थे। लोथल से एक घर में चेस बोर्ड मिल गया है। हड़प्पा के एक पोटरी पे चेस बोर्ड बना हुआ मिला है। फिर पासे का खेल खेलते थे। पासे का खेल का भी साक्ष्य हर जगह से मिलता है, पोटरी पे मिलता है, सील्स पे भी मिला है। मछली पकड़ना, फिशिंग भी उन लोगों का एक हॉबी था। वो लोग दिल बहलाने के लिए फ्री टाइम में फिशिंग करते थे। हड़प्पा साइड के तमाम जगहों से मछली पकड़ने वाला कांटा मिला है। हड़प्पा से मछली पकड़ने वाले कांटे में धागा बंधा हुआ भी मिल गया है, और धागा सूती धागा है। हम लोग हड़प्पा के सील पे देखे थे कि एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा भी दिखाया गया है। तो उन लोगों का जो फ्री टाइम के लिए था, चेस खेलते थे, पासे का खेल खेलते थे और फिशिंग करते थे। मनोरंजन प्रेमी थे, सौंदर्य प्रेमी भी थे वो लोग। सौंदर्य प्रेमी वो लोग सजना संवरना बहुत पसंद करते थे। पुरुष और स्त्रियां दोनों सजते थे। पुरुष भी बाल बड़े बड़े भी रखते थे और बाल को गूंथ के भी रखते थे, खुला वो भी छोड़ देते थे। स्त्रियां भी बाल को बांधती थी अलग अलग तरीक़ों से और खुला भी छोड़ती थी। आपने देखा है एक मूर्ति, फ्रेंच कट दाढ़ी मूर्ति। तो आदमी सजना संवरना पसंद करता है, आभूषण पहनता है। पुरुष भी आभूषण पहनता है, महिलाएं भी आभूषण पहनती हैं। मोहनजोदड़ो से पूरा सौंदर्य प्रसाधन का एक पूरा बॉक्स मिल गया। उसमें तमाम चीज़ें हैं जो आज के सौंदर्य की चीज़ें मिलती हैं, तो सब चीज़ है वो। एक चीज़ और गौर करने की चीज़ है कि मनोरंजन के लिए सब कुछ करते हैं, पर वो युद्ध प्रेमी नहीं है। जैसे आज हम लोग मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग, WWE, कुश्ती, ये तमाम चीज़ भी खेलते हैं और देखते हैं, पसंद करते हैं, परंतु वो लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे। हड़प्पा के किसी भी साइड से कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो से एक तलवारनुमा चीज़ मिला है, लेकिन वो इतना
कमज़ोर है कि उससे लौकी काटा जा सकता है, मतलब वो तलवार उसको नहीं कह सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वाले युद्ध प्रेमी नहीं है, उनको युद्ध मनोरंजन के लिए युद्ध नहीं करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पब्लिक लाइफ कैसे जीते थे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साई नेचर के थे। वो लोग घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, कॉन्टेक्टलेस, दूर दूर रहते थे। आज के कोरोना के दौर में जैसे आज लोग कॉन्टेक्टलेस हो गए हैं, खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, उसी तरीके हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी साई थे, खुद को आइसोलेट करके रखते थे। इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, एक भी फ्रंट डोर का साक्ष्य नहीं मिला है। फ्रंट डोर हमेशा गली में जाके खुलता था। मेन रोड पे घर बनाते थे, लेकिन गली से जाके घर में प्रवेश करते थे। जॉइंट मकान का, कोई हाउस का साक्ष्य नहीं मिला है, जॉइंट वॉल का साक्ष्य नहीं मिला है। आज भी हम देखते हैं कि 2 लोगों का घर है तो कम से कम गार्डन का बाउंड्री एक साथ कर लेते हैं, वहाँ पे कोई बाउंड्री, कोई वॉल जॉइंट नहीं है। 2 घरों के बीच में जो गैप होता था उसको भी ईंट पत्थर से भर देते थे। कोई भी पब्लिक टॉयलेट का साक्ष्य नहीं मिला है, सार्वजनिक शौचालय का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोग घर में ही शौचालय बनाते थे, वेस्टर्न स्टाइल का शौचालय बनाते थे। यहाँ पे उसे वेस्टर्न स्टाइल कहना थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 4400 साल पहले उस तरह का टॉयलेट बना रहे हैं। तो वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट वो है, वो वेस्टर्न नहीं है। वो वेस्टर्न से पहले इंडियन है, क्योंकि 2400 BC में इंडिया में उस तरह के शौचालय बन रहा है। तो वो जो वेस्टर्न शौचालय हम लोग ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं, ट्रेन में लिखा होता है या हर जगह लिखा होता है कि वेस्टर्न, तो वेस्टर्न स्टाइल दैट इज इंडियन स्टाइल, क्योंकि हम लोग पहले से वो कर रहे हैं। शौचालय वेस्टर्न स्टाइल का होता था और घर में ही होता था। कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, कोई भी सार्वजनिक कुआं नहीं है। सार्वजनिक कुआं मिला भी है तो उसका यूज़ करने का कोई सोर्स नहीं मिला है कि अगर यूज़ करते तो उसका धार बन जाता, वहाँ पे रस्सी घिसने का दाग बनता। तो ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है, ऐसा कोई स्रोत साक्ष्य नहीं मिला है जो हम कह सकते हैं कि पब्लिक कुआं था, सार्वजनिक कुआं था जिसमें बहुत सारे लोग भरते थे। अब हमने अभी देखा है गेम्स में कि वो लोग आउटडोर गेम्स नहीं खेलते थे, इंडोर गेम खेलते थे। शतरंज 2 लोग खेल सकते हैं, पासा 2-4 लोग खेल सकते हैं, फैमिली में बैठ के खेल लेते हैं लोग। पब्लिक गेम जो होता है ना कि ढेर सारे लोग खेल रहे हैं, ढेर सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। बड़े साई नेचर के आइसोलेटेड रहने वाले लोग हैं। उन्हें शायद पता था कि आने वाले दौर में कोरोना आएगा तो सब आइसोलेट हो जाएंगे, तो हम लोग पहले से आइसोलेट रहते हैं। अब हम आते हैं फैशन पे, वस्त्र और पहनावा पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसा पहनावा पहनते, क्या पहनते थे, उनका पहनने का ढंग क्या था? पहली चीज़, स्त्री और पुरुष, मेन एंड विमेन, दोनों एक वस्त्रा थे, एक ही कपड़ा पहनते थे। पुरुष एक सूती कपड़ा पहनते थे। सूती कपड़ा का साक्ष्य हड़प्पा के वो धागा मिला था मछली पकड़ने वाला, तो उससे पता चलता है कि सूत का धागा बना लेते थे वो। मोहनजोदड़ो से और आलमगीरपुर से सूती कपड़े का टुकड़ा मिल गया है। लोथल से सूती कपड़ा बुनने का छापा मिला है, तो हम कह सकते हैं कि सूती कपड़ा बनाते थे। मोहनजोदड़ो का जो कपड़ा मिला है वो आलमगीरपुर से ज़्यादा अच्छा है, फाइन सूती है, एकदम पतली वाली सूती है। इन जगहों से सूती कपड़ा का मिल गया तो हमें पता है कि सूती कपड़ा पहनते थे। अब पहनने का स्टाइल कैसा था, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल में सन्यासी मूर्ति को ले लेते हैं। सन्यासी मूर्ति में दर्शाया गया है कि एक वस्त्रा थे, एक ही धोती को वो लोग कमर में बांधते थे और काका सोती स्टाइल में, कि एक तरफ से निकाल के और दूसरे कंधे पे डाल देते थे। उनका एक हाथ फ्री रहता था किसी भी काम करने के लिए और एक हाथ धोती के अंदर रहता था। तो लोग एक वस्त्रा थे, काका सोती स्टाइल में मेल वस्त्र पहनते थे। फीमेल भी एक वस्त्रा थी, केवल स्कर्ट पहनती थी जो कमर के नीचे, कमर के ऊपर खुला रहते थे। औरतें चूड़ी पहनती थी, कमरबंद बांधते थे और आभूषण भी पहनते थे। पुरुष भी आभूषण पहनते थे, महिलाएं भी आभूषण पहनते थे। महिलाओं का फैशन कैसा था, इसके एग्जाम्पल के रूप में मातृ देवी मूर्ति को ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पुरुषों के लिए सन्यासी मूर्ति लिया था, तो मातृ देवी मूर्ति को हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं। मातृ देवी मूर्ति में दिखाया गया है कि महिलाएं एक वस्त्रा थी, स्कर्ट पहनती थी, कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनती थी, कमरबंद पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी और गले में हार पहनती थी। तो ये
महिलाओं का फैशन था, महिलाएं इस तरह के वस्त्र पहनती थी। सोसाइटी का एक एस्पेक्ट ये भी होता है डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि लाइफ स्टाइल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में के लोगों के बारे में जाने, उनका फैशन जाने, मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, पासे खेलते हैं, फिशिंग करते हैं, कपड़ा सूती कपड़े पहनते हैं, ये तमाम चीज़ों को जाने। अब वो मर गए तो उस बॉडी के साथ क्या किया जाएगा इसको देखेंगे। तो डेथ बॉडी के डिस्पोजल के जो साक्ष्य देने वाला साइट्स है वो है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपर, सुरकोटरा, तहखाना डेरावाला और रंडलहरवा। ये आप याद कर लेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको उसमें से छांटना होगा कि कौन सा साइट है जो समाधान का साक्ष्य देता है। तो इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि डिस्पोजल ऑफ डेथ का प्रक्रिया, अंत्येष्टि प्रक्रिया कितने तरह के थे, क्या अलग अलग कितने तरह के अलग अलग रूपों में थे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है, मेजर सिटीज़ हैं, पर मोहनजोदड़ो जैसे भी मेजर सिटीज़ से बाहर है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो जैसे साइट से बाहर है, जहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग दाह संस्कार करते थे। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा सिविलाइज जो सिटी है वो लाश को जाके कहीं दूसरे सिटी में फेंकाए, ऐसा तो नहीं संभव है। कुछ तो करते ही होंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं मिला है इसका मतलब कि वो दाह संस्कार करते थे, लकड़ियों पे जला देते थे। तो पहला एक तो है कि वो लोग दाह संस्कार प्रक्रिया अपनाते थे। मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। कब्रिस्तान जहां मिला है वो ये साइट्स हैं। मोहनजोदड़ो के कुछ साइट्स हैं, कुछ जगह हैं, एचआर एरिया, डीके एरिया, डेडलैंड एरिया, यहाँ पे 42 कंकाल, नर कंकाल ऐसे ही फेंके हुए मिले हैं, सड़क के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच गिरे हुए मिले हैं। इन्हें कोई दफनाया नहीं गया है, कोई सीढ़ी पे चढ़ते हुए ही गिरा हुआ है कंकाल, कोई सड़कों पे बिछा हुआ है। तो इतना सिविलाइज सिटी, इतने सिविलाइज लोग जो हैं वो ऐसे लाश नहीं छोड़ेंगे। प्रमाणित होता है कि कोई महामारी आया होगा या कोई आक्रमण हुआ होगा, लोगों को मार दिया होगा, बाकी लोग भाग गए होंगे, लाश ऐसे ही रह गया होगा। यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता है, परंतु 42 कंकाल का साक्ष्य देता है मोहनजोदड़ो। इस चीज को देखेंगे। दूसरा, हड़प्पा का सेमेट्री 37 साइट, ये लोअर टाउन में है। हड़प्पा जो साइट का जो उत्खनन हुआ है, जो खुदाई हुई है, उसका लोअर टाउन का ही खुदाई हुआ है। क्या हुआ था कि कनिंघम या मार्शल जब वहाँ गए थे तब तक वहाँ पे ना अपर टाउन को वहाँ के लोकल लोगों ने बर्बाद कर दिया था। कुछ तो जो वहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही थी उसको बनाने के क्रम में उसको वहाँ से खोद के हटा दिया गया, तो वो अपर टाउन नहीं मिला है पूरा से, लोअर टाउन मिला है। हड़प्पा के लोअर टाउन से सेमेट्री 37 साइट कब्रिस्तान मिला है। सेमेट्री 37 में 57 कब्र हैं, कब्रों की संख्या 57 है। अब है कि सामान्य फीचर वाले, सामान्य फीचर क्या क्या थे कब दफनाने के, उन फीचर वाले केवल 37 ही हैं। इसमें से 20 जो हैं वो अलग अलग फीचर वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम सिमेट्री 37 कहा जाता है। हम इसी को एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं। सिमेट्री 37 के जितने भी कब्र मिले हैं उसी को सामान्य फीचर, कॉमन फीचर पूरा सिविलाइजेशन का मानते हैं। तो कॉमन फीचर क्या क्या है? कॉमन फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो समाधान था कब्र का सामान्य फीचर, कॉमन फीचर्स क्या थे? तो कॉमन फीचर्स थे, कब्र आयताकार था, कब्र आयताकार होगा, सबको एकल समाधान एक ही को दफनाया जाएगा। इसके अलावे जो मिलेगा वो अपवाद नहीं मिलेगा, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कॉमन फीचर ये है, अपवाद ही मिलेगा, आयताकार समाधान है, आयताकार कब्र है। तो कालीबंगा में हमें दिखेगा कि अंडाकार और गोलाकार भी कब्र मिल जाएगा, तो वो अपवाद है। कॉमन फीचर है आयताकार, एकल समाधान, पीठ के बल लिटाया जाता था, पीठ के बल लिटा दिया जाता था, नॉर्थ साउथ लिटाया जाता था, नॉर्थ टू साउथ, और बिलोंगिंग्स उसके बर्तन आभूषण जो भी चीज़ें थी वो छोड़ दिए जाते थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन लोग को लाइफ आफ्टर डेथ का कोई कंसेप्ट रहा होगा, क्योंकि वो लोग
उसके बिलोंगिंग्स थे जो होते थे, बर्तन, जरूरी की चीज़ें कब्र में साथ में डाल देते थे। कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी कोई जीवन है, इसलिए वो ये करते थे। आगे हम देखेंगे जोरबे संस्कृति वाले सबके पैर नीचे, टखनों के नीचे काट देते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि ये लोग मरने के बाद भूत बन जाएंगे, तो पैर काट दिया जाता था। ये जोरबे संस्कृति वाले कर रहे हैं, ये हड़प्पा की बात नहीं है, मैंने बात बात में बताया। वो उनके बिलोंगिंग्स उनके साथ छोड़ दिया जाता था, कोई स्मारक नहीं होता था, कब्र को मिट्टी से ढका जाता था। ये कॉमन फीचर्स है हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत्येष्टि प्रक्रिया में, ये कॉमन फीचर्स अपनाए गए हैं। जो सिमेट्री 37 जो हड़प्पा से मिला है वो 37 में यही है। अब हम लोग इसके बाद अपवाद वाले को देखेंगे। अंत्येष्टि प्रक्रिया के कॉमन फीचर्स के बाद अब अपवाद पे आते हैं। कॉमन फीचर्स था आयताकार कब्र होते थे। कालीबंगा में कुछ कब्र गोलाकार और अंडाकार भी है, कुछ कब्र गोलाकार भी है और अंडाकार भी है। कॉमन फीचर में था कि पीठ के बल लिटाया जाता था बॉडी को। कालीबंगा से ही पेट के बल लिटाया गया सब भी मिला है। वहीं बिना किसी क्षति पहुंचाए बॉडी को कब्र में डाला जाता था, परंतु कालीबंगा से अर्ध जले कंकाल की प्राप्ति हुई है। हो सकता है कि उन लोगों ने पहले जलाने की कोशिश की हो, उसके बाद फिर दफना दिया हो, या हो सकता है कि कोई आग में जल के ही मर गया हो और उसको दफना दिया गया हो। फैक्ट जो भी हो, क्वेश्चन पूछेगा अर्ध जले कंकाल की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो वो कालीबंगा से हुई है। एक बच्चे का कंकाल मिला है कालीबंगा से, जिसके खोपड़ी पर सर्जरी करने का प्रमाण मिला है, और प्रमाणिक रूप से कह सकते हैं कि उस पर सर्जरी का कोशिश किया गया है, क्योंकि जो होल उसके खोपड़ी पर किया गया है वो सब एक ही डायमीटर, एक ही आकार के हैं, तो उससे पता चलता है कि वो लोग सर्जरी की कोशिश कर रहे थे। सर्जरी सेट भी मिल गया है मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा के बाद नेक्स्ट जो अंत्येष्टि प्रक्रिया का अपवाद मिलता है, डिस्पोजल ऑफ डेथ का अपवाद मिलता है, वो लोथल से मिलता है। हमने देखा था कि कॉमन फीचर था एक बॉडी को दफनाया जाता था एक कब्र में, परंतु लोथल में देखा गया है कि युगल और युग्म समाधान भी मिला है। दो व्यक्तियों को या स्त्री पुरुष एक जोड़े को भी दफनाया गया है। वहीं करवट लिटाया गया यहाँ पे है, कॉमन फीचर है पीठ के बल लिटाया जाना। पेट के बल लिटाए जाने का साक्ष्य दिया था कालीबंगा ने, और यहाँ पे करवट लिटाया हुआ है। वहीं पे लोथल में ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट भी लिटाया गया है। कॉमन फीचर था नॉर्थ साउथ। अच्छा, कालीबंगा से एक चीज़ रह गया था, कालीबंगा में नॉर्थ साउथ की जगह साउथ नॉर्थ भी लिटाया गया था। तो कालीबंगा वाले जगह पे अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा। लोथल में ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट भी लिटाया गया है बॉडी को। तो ये था लोथल से प्राप्त अपवाद। अब है एक ताबूत समाधान का साक्ष्य मिल देता है हड़प्पा में ताबूत समाधान मिला है। ताबूत कॉफिन में बॉडी को लिटाया गया है। तो कॉफिन समाधान जो था मेसोपोटामिया वाले लोग करते थे, मिस्र वाले लोग करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कॉफिन में नहीं दफनाते थे। तो संभव है कि कोई मेसोपोटामिया के व्यापारी आया होगा और यहीं आके मर गया होगा, उसको उसी के कल्चर के हिसाब से दफना दिया गया होगा। आपको याद रखने की चीज़ यह है कि कॉफिन जो ताबूत समाधान देता है वो हड़प्पा स्थल देता है। एक स्थल रोपर है। रोपर में व्यक्ति के साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया है। संभव है उस कुत्ते से उसको काफ़ी लगाव रहा होगा और कुत्ते को उस व्यक्ति से लगाव रहा होगा, उसके मरते हुए भी दम तोड़ दिया होगा। लोगों ने कहा इसे भी डाल दो। तो आपको याद जो रखना है वो ये रखना है कि कुत्ते के साथ जो दफनाया गया है उसका साक्ष्य रोपर देता है। कॉमन फीचर में हमने देखा था कि जो कब्र थे उसको मिट्टी से ढका जाता था, परंतु सुरकोटाडा और रंडल हडबा में ये चीज़ देखा गया है कि वहाँ पे पत्थर से कब्र को ढका गया है। तो ये अपवाद जो है, कॉमन फीचर आपको जितना याद रखना है उतना ही आपको अपवाद याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अपवाद से पूछते हैं। कॉमन फीचर आयताकार कब्र होगा, पीठ के बल लिटाया जाएगा, नॉर्थ साउथ लिटाया जाएगा, उनके बिलोंगिंग्स, उनके साथ उनके सामान छोड़े जाएंगे, मिट्टी से कब्र को ढका जाएगा, कोई स्मारक नहीं बनाया जाएगा। ये कॉमन फीचर्स हैं। वहीं अपवाद मिलेगा, कहीं साउथ नॉर्थ मिलेगा कालीबंगा,
ईस्ट वेस्ट मिलेगा लोथल, ताबूत समाधान हड़प्पा। तो ये जो अपवाद है, इसको आपको अपवाद भी उतना ही याद रखना है जितना कॉमन फीचर याद रखना है। यहाँ सोसाइटी के ये एस्पेक्ट भी खत्म होता है।